हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यह रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है और अन्य भी किसी भी विषय के लिए हो सकता है, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए भी हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और इसका पीडीएफ ध्यान रहे कि इसका पीडीएफ पीडीएफ हम इसके टेलीग्राम में, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, जब नीचे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जिस पीडीएफ में, जैसे पीडीएफ मान लीजिए हम सब बना लेंगे एमएस ऑफिस की तरह, ठीक ना, इसे लंबा में। आप लोगों को जैसा लगे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो आपको कैसा चाहिए वैसे हम डाउनलोड कर देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो शीतल क्यों होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकार के अवशोषित कर सकते हैं, करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होते हैं, होने देते हैं। और दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो 81 का आंसर हो जाएगा, बी होगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करते हैं। ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए कि 82 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी वस्त्र, ठीक। उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायी या गंभीर होता है। उसका कारण क्या है। भाप में गुप्त ताप होता है। और बी दिया है कि भाप एक प्रकार के गैस है तथा कार्य को यह शीघ्रता से निग्न करती है, ठीक है। शरीर को काय में, माने शरीर में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। और भाप का बहुत अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा, भाप में गुप्त ताप होता है। वायु दिया हुआ है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति के ऐसे स्टील के गिलास के बाहर सतह पर जल की बूंद देकर सुनिश्चित की जाती है भरा, जो भरा हो गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से। और सामान्यतः तो इसका आंसर 84 का हो जाएगा, सी होगा 84 का, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अच्छे अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, नियम किसका है। किरचॉफ का है, स्टीफन का है, न्यूटन का शीतलन है और ऊष्मागतिकी का नियम है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। किसका कहना है, तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है। यह किसका है, यह नियम। तो इसका नियम किसका है, तो यह है स्टीफन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है, मतलब इसमें से कौन सा है। तो ये दिया हुआ देखिए, ई बराबर, इसे ये है समानुपाती 1/T/4 है, ठीक ना। तो ये याद रहे, ये जो ए लिखा गया है ऐसे है, ठीक ना, ये नहीं है, ये है, ठीक। तो ये याद रहे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टीफन का विकिरण नियम है क्या है, 87 का सी हो जाएगा। ए तब ई बराबर ना, और T/4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो यह किसका नियम है, तो यह है न्यूटन के शीतलन का नियम है। न्यूटन के शीतलन नियम लागू तभी होता है जब जब क्या होगा, ताप के अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो। ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, और में से कोई नहीं, तो 89 का आंसर हो जाएगा, 89 का ए, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने से 10 मिनट लेता है। 80 से 70 तक पहुंचने में ठंडा होने में कितना समय लेगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट से अधिक। नेक्स्ट है, थर्मल प्लक्स का आविष्कार किसने किया था। डीवार ने, स्टीफन ने, किरचॉफ ने, न्यूटन ने। तो 91 का आंसर हो जाएगा एक, डीवार ने। नेक्स्ट है, थर्मल प्लक्स के ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है संवहन से, विकिरण से, चालन से, और इन तीनों से है। तो इसका आंसर 92 का हो जाएगा, डी, चालन, संवहन और विकिरण से। थर्मल प्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, इसका कारण क्या है, तो ये है 93 का आंसर भी होगा, कि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। यह थर्मल फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि 94 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे चमकदार आंतरिक दीवार और वहाँ वातावरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से व या प्रविष्ट होने में रोकती है, ठीक है ना। 95 या किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवारों को कलई की जाती है। तो कैसे बने, किस विधि से ऊष्मा का रूपांतरण स्थानांतरण हो, चालन से, संबंध से, विकिरण से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, विकिरण। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसमें लगी ऊष्मा
क्या होगा? विशिष्ट ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक और गुप्त ऊष्मा। तो 96 का आंसर हो जाएगा ई होगा विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, शीशा, जल। तो इसका आंसर होता है डी, 97 का। 97 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि दिन के समय पृथ्वी समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, समुद्र में रहने वाले जलीय जीव के कारण, और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, और जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का। 98 का आंसर हो जाएगा सी, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि उसमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ई, पानी का विशिष्ट अधिक होता है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। यह एक निम्न ताप इंजनों, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुद्र स्थिति में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में और अतिचालकता विधायक विषयक अनुसंधानों में। तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में निम्नतापी इंजन बोलते हैं। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -220 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस पर, -100 डिग्री सेल्सियस पर और -196 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का डी हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून ताप क्रायोजेनिक का प्रयोग प्रयोग अनुप्रयोग होता है किसमें? देखिए इसका क्या होता है, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक का प्रयोग अनुप्रयोग होता है। 102 का ए हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्रा वह रॉकेट वाला, शल्यकर्म और चुंबकीय प्रत्यापन में। ठीक है। तो 103 है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? दिया हुआ है कि द्रव से सीधे वाष्प में बदलने के उसको ध्रुवपातन बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें एक कपूर होता है, कपूर, यह जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो यह ऊर्ध्वपातन बोलते हैं उसको। 103 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड और उपयुक्त सभी। 104 का आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि कपूर भी है, नेपथलीन भी है, आयोडीन क्लोराइड भी है, जो सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित हो जाता है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन, और इनमें से कोई नहीं। कह दिया है कि ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है, उसको गलनांक बोलेंगे। ठीक है ना? गलनांक, गल माने गलन। आंसर क्या हो जाएगा? 105 का डी होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक होता है जैसे बर्फ से, मान लीजिए बर्फ से द्रव में बदलता है, मान लीजिए बर्फ है, बर्फ ये पूछता है कि बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ से द्रव में, और द्रव से जैसे मान लीजिए वही पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प हो जाएगा। एक वाष्प, और वाष्प से फिर द्रव में, द्रव से बर्फ में। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? गलनांक, गलनांक। ठीक, इसको कहते हैं क्वथनांक। वाष्प कब बनता है, उबलने लगेगा। ठीक है ना? इसको कहते हैं सघनन, इसको जैसे कि सघनन है, ये हो जाएगा सघनन, सघनन। ठीक ना? और इसको कहते हैं हिमांक, हिमांक। ठीक ना? देखिए इससे जब बर्फ से बन कर द्रव में तो गलनांक हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा तो ये क्वथनांक हो जाएगा, इससे हो जाएगा तो सघनन हो जाएगा, और इससे जब यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा हिमांक। ठीक ना? तो ये याद रहे, ये पूछता है कि जैसे बर्फ से द्रव में बदलता है क्या बोलते हैं? गलनांक बोलेंगे। अगर वाष्प से वह द्रव में बदलता है तो उसको सघनन बोलते हैं। ठीक ना? तो ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक, 105 का आंसर बी हो। आगे, इस जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है कहलाता है। देखिए क्या है, द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है। तो इसका आंसर 106 का हो जाएगा सी, अभी बताए हैं कि इसमें बताए थे। यह बर्फ जो है, बर्फ से अगर द्रव में जाता है, ठोस से द्रव में गया तो वह गलनांक बोलते हैं, और द्रव को जब वाष्प में बदलते हैं उसको कहते हैं क्वथनांक। तो वही चीज ना है, द्रव से पाकर के वाष्प में बदलता है तो उसको क्वथनांक बोलते हैं, और वाष्प से जब संघनन बन करके आता है तो द्रव बोलते हैं, और द्रव से जब वह हिमांक होगा तो वह हो जाएगा बर्फ, तो बोलते हैं हिमांक। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया, क्वथनांक हो गया। कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। नेक्स्ट है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 108 का आंसर ई हो जाएगा, निम्न होते हैं। नेक्स्ट है, द्रव से वाष्प में
द्रव से वाष्प में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, उसको द्रव से जब वाष्प है तो क्वथनांक कहते हैं। क्वथन कहता है ना यहाँ पे, तो यह हो जाएगा क्वथनांक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 109 का? वाष्पन। द्रव से वाष्प में, रुकिए, अभी हम लोग क्या देखे यहाँ पे? द्रव से वाष्प में क्वथनांक बोलते हैं, और यहाँ पे वाष्पन कह रहा है, ये क्वथनांक है, ठीक ना, ध्यान रहे। क्या कह रहा है कि द्रव से वाष्प में अवस्था को परिवर्तन को कहते हैं, द्रव से वाष्प में। अगर यह वाष्पन वाष्प से अगर होता तब वाष्पन बोलते हैं, ठीक। चलिए, ठोस से द्रव के पदार्थ को अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गलन। आंसर 110 का ए हो जाएगा। आगे, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर दाब किसी में भी बढ़ा दिया जाएगा तब क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, क्वथनांक बढ़। अब द्रव्यों को मिलाने में, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। 112 का बी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो इसका आंसर 114 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 273.16 होता है, ठीक। चलिए, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, वाष्पीकरण, द्रव से वाष्पीकरण होने से तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। 115 का आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तरह कि बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिक बिंदु। तो इसका आंसर 116 का हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, वायु दाब पर। 117 का आंसर हो जाएगा सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगता है? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। 118 का आंसर हो जाएगा, ई होगा, माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट, किसी निश्चित दाब के लिए वाष्प की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वाष्प वायु के ताप पर, और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, और उपयुक्त सभी कारकों से। तो इसका आंसर क्या है? तो 119 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक होता है सदैव, सदैव नहीं, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। 120 का हो जाएगा। देखिए, सदैव 100 डिग्री होता है, ठीक है ना, 100 सेंटीग्रेड पर तो बोलना लगता है। पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, जब जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है, जो दाब है उस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? 121 का आंसर हो जाएगा सी, जब ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है तो अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। दिया हुआ है कि पर्वतों के आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी दर द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? अति कठोर होता है, ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, और इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। 122 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह होगा कि पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्यों, कारण क्या है? ताप कम होता है ना वहाँ पे। पहाड़ की चोटी पर ताप का समुद्र तल से ताप से कम होता है, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, वायुमंडलीय दर उच्चतम होता है, वायुमंडलीय दर कम होता है। तो इसका आंसर 223 का आंसर, 123 का आंसर जगह डी हो जाएगा। जब आप पहाड़ पर जाएंगे, मान लीजिए पहाड़ पर जाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव कम होता है। दिया है 124 की तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है और हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, अधिकांश आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका आंसर 124 का आंसर हो जाएगा ई, वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। कठोर, अगर ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या करते हैं? तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कपूर जो है उसको गर्म करेंगे, ताप लगाएंगे तो वह सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो उसको उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित में से समृद्ध के कारण? विसरण, उत्सर्जन, असोसिस और वाष्पीकरण। 126 का आंसर हो जाएगा डी, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर और आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि इसका आंसर है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, बर्फ में
बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 128 का आंसर हो जाएगा सी, घट जाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा कर रहा है। टुकड़े के पिघल जाने पर गिलास के पानी का तल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक ना, जैसे कोई गिलास है, उसमें कोई बर्फ अगर मान लीजिए डाल दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है, तो यह जो होता है ना, यह 10वां एक भाग रहता है और इससे नीचे जो होता है माने 1/10वां भाग ऊपर रहता है। ठीक है, और 9/10 भाग पानी में रहता है, और इसका घनत्व इसकी अपेक्षा अधिक कम होता है, माने जो बर्फ है उसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसी के लिए तैरता है, और जब भी वह बर्फ गलेगा तो इसके स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर 129 का सी होगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 130 का आंसर हो जाएगा, 130 का ये हो जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण है। अधिक पसीना आता है या कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। तो उसका कारण क्या है ना, कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है उसका, जबकि पसीना वातावरण सोख ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसको वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाला जो है, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। 132 का हो जाएगा ए, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, यानी 133 का हो जाएगा ई। ठीक है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित तो करती है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो 134 का आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, ये है कि किसी ठोस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस सी द्रव में बदलने की ये आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ठोस का गलनांक, ठोस का क्वथनांक और ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का आंसर हो जाएगा सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो इसका 136 का आंसर हो जाएगा सी, 80 प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 137 का हो जाएगा ए, 536 प्रति ग्राम। भाप से भाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबलते हुए जल की, क्योंकि उसमें जो होता है गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। तो इसका 138 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंध संरक्षित होता है संवेग ऊर्जा, और संवेग और ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 139 का आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। नेक्स्ट है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, प्रथम नियम से। नेक्स्ट है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, ऊष्मा परिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा और ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। 141 का ए हो जाएगा, ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताप अपरिवर्तित रहता है, यानी कि समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है और रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, एक गलनांक को घटाना। 143 का हो जाएगा सी, एक समान ताप बनाए रखना। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है, चार्ल्स नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊष्मा का विनिमय का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। 144 का आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा का संरक्षण होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ये होता है 6000 के, ठीक है ना, 145 का सी। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें से कौन सा परिवर्तन होता है, यह हुआ है कि जब पानी में नमक मिलाया था तो उसमें, अब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ठीक है, चलिए। 147 है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्योंकि क्योंकि
हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है इस तरह से, संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब कोई पिंड ऊष्मा का अच्छा अवशोषण करता है वह काला हो और खुरदुरा हो। ऑप्शन ए दिया है, काला खुरदुरा, काला मसृण, सफेद खुरदुरा, सफेद मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का ए हो जाएगा, काला और खुरदुरा होता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। फ़ारेनहाइट का किस बिंदु पर तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो 150 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, 160 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें थर्मामीटर में क्या होता है? सघनता, तरलता होती है, सघनता होती है, चालकता होती है। चालकता होती है 151 का, ये होगा। ठीक, अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर 152 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना? देखिए 37 फारेन है ना, फारेन नहीं होगा, ये सेल्सियस होगा। 98.4 ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 153 का ए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पिंड के द्रव्य पर। आखिर में दिया हुआ है कि 156 है, गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। इसका आंसर ये होगा। खाना पकाने की बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका कारण क्या है? तो काला सुचालक होता है, काली जो सतह होती है तो ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे अवशोषक होते हैं काली सतह, तो इसका आंसर डी होगा। आगे, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी हो सकती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका ई होगा, ताप की खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो 159 का हो जाएगा सी। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है किंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, क्या गलत है? चलिए, दिया हुआ है कि एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है किस चीज़ का? 2000 का तो ये क्या कहते हैं, विकिरण पायरोमीटर होता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। और दिया हुआ कि वाष्प दबाव थर्मामीटर, पायरोथर्मामीटर और गैस थर्मामीटर, तो ये होता है 160 का आंसर सी होगा। पूर्ण पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। जब दिया हुआ है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित की जाती है। ऑप्शन बी सही है। 162 है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज के बजाय दो पतली कमीजें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका आंसर है कि दो कमीजों के बीच वायु के प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा धारिता का अधिक होती है? लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। ऊष्मा की जो धारिता अधिक होती है किसमें? तो इसका आंसर बी होगा, जल में। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान के ताप में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? तापमान में अगर वृद्धि होती है तो आर्द्रता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, घटती बढ़ती रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी होगा, घटती है। नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप कौन सा तापमान 300 के बराबर होता है? 300 के बराबर होता है। इसको निकालने के लिए, ये सेल्सियस से है तो सेल्सियस पर, तो ये होता है सेल्सियस सी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 और बराबर में केल्विन के माइनस 273 के बटा 100। ठीक, तो इससे कट गया, सेल्सियस हमको निकालना है तो सी हमको निकालना है। के का मान कितना दिया है? 300 और माइनस में 273 घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80, 7 यानी 27 हो जाएगा ना, 27। इसका आंसर बी होगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा समान। एक तो इसका 165 का आंसर क्या हो गया? 27 डिग्री। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो 167 का हो जाएगा सी, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य का। यह 168 है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर
हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, आर्द्र मौसम, मेघाच्छादित मौसम, अनार्द्र मौसम। तो जो साफ मौसम होता है उसमें ठंडी ज़्यादा लगती है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसका कौन-सा कथन सही है? इसका आंसर सी होगा। वायु के ताप के बढ़ोत्तरी में से वायु की नमी धारण करने की क्षमता है। 70 क्वेश्चन है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया कि बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है और बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है और बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका आंसर सी होगा। बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस कारण से जल ठंडा रहता है? तो इसका आंसर बी होगा, वाष्पीकरण के कारण। ओके। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दो गैसों गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होता है। किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टी पी माइनस सी भी बराबर आर बाई जे। पसीना शरीर को ठंड करता है क्योंकि शरीर को ठंडा करता है क्योंकि 174 कभी होगा, वाष्पीकरण के लिए को तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर बी होगा। तो यह ऊष्मा का जो वीडियो है, ऊष्मा का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया लुसेंट से। लुसेंट का जो 274 क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।